गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमए फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1922 से 1947 तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 को कटक में हुआ था। सुभाष के पिता जानकीनाथ और माता प्रभावती थी। उनके पिता अत्यंत धनी व्यक्ति थे जो पेशे से वकील थी। सुभाष का बचपन बड़े सुख व लाड़ प्यार से बीता। सुभाष के पिता पर अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव था तथा सुभाष को भी वो उसी तरह अंग्रेजी सभ्यता का पालन करते हुए देखना चाहते थे। इसी कारण उन्हें बचपन में ऐसे विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कराई गई जहाँ सामान्यतः अंग्रेजों के बच्चे ही अध्ययन करते थे। सुभाष को यह विद्यालय व वहाँ का अंग्रेजी वातावरण कभी पसंद नहीं आया। सुभाष जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन ने बालक सुभाष के हृदय को व्यापक रूप से प्रभावित किया। सुभाष चंद्र बोस पर विवेकानंद का भी अत्यधिक प्रभाव हुआ। उन्हीं के प्रभाव के कारण उन्हें निर्धनों से विशेष प्रेम हो गया था तथा वे सदैव उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करते थे। यही नहीं, गांवों में महामारी फैलने पर भी गरीबों की सहायता भी करने के लिए गांव-गांव जाते थे। सुभाष चंद्र बोस अत्यंत मेधावी छात्र थे। 1913 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया तथा 1915 में उन्होंने एफए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनके पश्चात वे इसी कॉलेज से बीए उत्तीर्ण करने के लिए अध्ययन करने लगे। इसी दौरान उनके एक अंग्रेज अध्यापक CS ओटन ने कक्षा में पढ़ाते हुए एक दिन कहा कि यदि अंग्रेज भारत में न आते तो भारतीय सदैव असभ्य ही रहते। सुभाष इस बात को सहन न कर सके। परिणाम स्वरूप उन्होंने कॉलेज से निष्कासित कर लिया। लगभग 18 महीने तक कॉलेज से बाहर रहने के बाद सर आशुतोष मुखर्जी की कृपा से उन्हें पुनः कॉलेज में दाखिला मिल गया। 1918 में सुभाष ने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और अच्छे अंकों के साथ की। सुभाष बीए कर लेने के पश्चात उनके पिता की इच्छा थी कि वे इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च अधिकारी बने, किंतु सुभाष ऐसा करना नहीं चाहते थे। वे आजीवन अविवाहित रहकर देश की सेवा करना तथा देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अपने मित्र को लिखा, देश में चारों ओर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। पिताजी की राय है कि मैं ICS परीक्षा पास करके एक बड़ा अधिकारी बनूं, पर मैं अधिकारी बनकर अपने ही लोगों पर अत्याचार करना नहीं चाहता। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुभाष के न चाहते हुए भी अंततः उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, जहां उन्होंने 1920 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु देश प्रेम की भावना के कारण अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी करना स्वीकार न किया। भारत लौटकर मात्र 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। उनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 19
1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड का राजकुमार जो था, वो भारत आया। कांग्रेस ने उनका विरोध किया। कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में विशाल जुलूस। अंग्रेजी सरकार उनके इस कार्य से अत्यंत क्रोधित हुई। वह उन पर सरकारी विरोध छापने का आरोप लगाकर उन्हें 1921 में पहली बार 6 माह की कैद की सजा दी। सुभाष में संगठन की अद्भुत क्षमता थी तथा उनके भाषण अत्यंत ओजस्वी होते थे, जिन्होंने संपूर्ण बंगाल में देशभक्ति के निरंतर सुदृढ़ किया। अंग्रेजी सरकार उनसे भयभीत रहती थी। इसी कारण उन्हें 10 बार जेल में डाला गया। वह जीवन के लगभग 8 वर्ष उन्हें जेल में ही व्यतीत करने पड़े। उन्नीस सौ 23 में चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज दल की स्थापना किए जाने पर सुभाष चंद्र बोस को इस दल के महामंत्री का कार्य सौंपा गया। सुभाष चंद्र बोस के प्रयत्नों से कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में स्वराज दल को सफलता मिली। इस समय सुभाष चंद्र बोस ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। उन्होंने कलकत्ता की सड़कों के नाम अंग्रेजों के नाम से बदलकर भारतीय महापुरुषों के नाम पर कर दिया। सुभाष कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, पर महात्मा गांधी के विचारों से वे कभी सहमत न हो सके। फिर भी गांधी जी के अनेक आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा तो सुभाष ने भी नमक कानून तोड़ा। वह गिरफ्तार हुए, किंतु 1934 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया तो उन्होंने महात्मा गांधी की कटु आलोचना की। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। इसमें अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध अपना नामांकन कराया। वह पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद को देखते हुए उन्होंने अप्रैल 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। वह फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने नवगठित फॉरवर्ड ब्लॉक दल के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए निरंतर साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करना, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिलाना, भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना, देश की आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन को बढ़ाना, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, भारत भाषा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता। इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक के सिद्धांत थे। सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों व क्रांतिकारी विचारधारा के कारण सरकार की उन पर कड़ी नज़र रहती थी। उनकी गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जुलाई 1940 में गिरफ्तारी कर ली, कलकत्ता जेल में डाल दिया। इस पर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा, मुझे स्वतंत्र कर दो, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे हाथ में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। इसके साथ ही उन्होंने अनशन करना प्रारंभ कर दिया। अंततः सरकार को विवश होकर उन्हें मुक्त करना पड़ा। सुभाष ने इस समय कहा, मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि दास्तां से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने पुनः जन आंदोलन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया।
अतः सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद किए जाने से पूर्व बोस की भेंट वीर सावरकर से हुई थी। वीर सावरकर ने सुभाष को क्षमता को पहचाना तथा उन्हें छोटे छोटे आंदोलनों में अपनी शक्ति व्यय करने के स्थान पर कोई ठोस कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को राय दी कि उन्हें देश से बाहर जाकर अन्य देशों से सहायता लेकर भारत की स्वतंत्रता के प्रयास करने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को वीर सावरकर का यह विचार पसंद आया। वे रूस से सहायता मांगने के लिए रूस जाना चाहते थे, किंतु उससे पूर्व ही उन्हें नज़रबंद कर दिया। किंतु सुभाष ने भारत से बाहर जाने की अपनी कोशिश जारी रखी। 17 जनवरी 1941 की रात, 16 व 17 जनवरी के बीच की रात को एक दाढ़ी वाले मुसलमान की वेश में वे घर से निकलकर भागे। घर से गोमोह रेलवे स्टेशन कलकत्ता से 340 किलोमीटर तक उन्हें उनके भतीजे शिशिर बोस ने कार से पहुंचाया। गोमोह से सुभाष रेल द्वारा पेशावर पहुंचे। इस समय उन्होंने अपना नाम जियाउद्दीन रखा था। सुभाष बोस 18 जनवरी की शाम को पेशावर पहुंचे। वह अपने एक साथी भगत राय के साथ कार से काबुल के लिए चल पड़े। रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वे 25 जनवरी को काबुल पहुंचे, जहां रात को वे एक सराय में रुके। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों को सुभाष के भाग जाने की खबर उस दिन मिली जिस दिन वे काबुल पहुंचे थे। यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि जिस दिन सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागे, उनके हृदय में दुविधा थी। वे जाने से पहले अपनी माँ, जो उनके साथ ही उनके मकान में थी, से आशीर्वाद लेना चाहते थे, किंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए वे माँ से भी कुछ नहीं कहे चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, अपनी माँ का आशीर्वाद लिए बिना ही घर छोड़ना मेरे लिए आवश्यक था। अतः मैंने अपनी माँ के प्यार को अपने देश के लिए कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर दिया। काबुल में सुभाष चंद्र बोस का स्वागत इटली के एक मंत्री अल्बर्टो कुरोनी ने किया। सुभाष चंद्र बोस के लिए इटली की सरकार ने ओरलैंडो मजोटा के नाम से एक पासपोर्ट भी तैयार कराया, ताकि आगे की यात्रा सुभाष चंद्र बोस आसानी से कर सकें। सुभाष चंद्र बोस ने इटली के एक मंत्री अल्बर्टो कुरोनी को अपनी योजना से अवगत कराया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उनका तत्कालिक उद्देश्य स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना करना है, जिसे इटली, जर्मनी व जापान की सरकारें मान्यता प्रदान करें। जर्मनी, इटली व जापान से आर्थिक व हथियारों की सहायता लेना, जिसका भुगतान भारत के स्वतंत्र होने पर किया जाएगा। यदि उपरोक्त बातों के लिए धुरी शक्तियाँ एक्सिस पावर तैयार हो जाएंगी, तो स्वतंत्र भारत की सरकार तुरंत काम करना शुरू कर देगी तथा यह सरकार अंग्रेजी साम्राज्य के पतन हुआ उन्हें भारत से निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी। आइए कौन कौन से कार्य थे हम देख लेते हैं। पहला है रेडियो व पर्चों के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र प्रचार करना। दूसरा है भारत में क्रांतिकारियों को संगठित कर उन्हें मदद करना। तीसरा, अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना।
चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध में मध्य पूर्व में लड़ रही अंग्रेजी सेना के लिए भारत से खाद्य व हथियारों की आपूर्ति को रोकना। और पांचवा है उचित समय आने पर भारत में हथियार पहुंचाकर वहां क्रांति करना। इटली के मंत्री अल्बर्टो कुरोनी ने सुभाष की योजना को सराहा व सहायता करने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात 18 मार्च 1941 को सुभाष चंद्र बोस से सहायता लेने के उद्देश्य से काबुल से मॉस्को पहुंचे, किंतु इसी बीच जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण कर दिए जाने के कारण रूस मित्र राष्ट्रों से मिल गया। अतः रूस से सहायता मिलने की सहायता सुभाष की आशा पर तुषारपात हो गया, किंतु मॉस्को में सुभाष चंद्र बोस की भेंट जर्मनी के राजदूत से हुई। वह 28 मार्च 1941 को हवाई जहाज से वह बर्लिन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। बर्लिन में ही उनकी मुलाकात कुमारी एमिली शेंकेल से हुई, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की सेक्रेटरी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी योजना से जर्मन सरकार को भी अवगत कराया, जिसका जर्मन सरकार ने स्वागत किया। तब सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए। भारतीयों को यह समाचार देना कि सैन्य राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। दूसरा, भारत की आज़ादी के लिए एक स्वतंत्र सेना की स्थापना करना। तीसरा, भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने हेतु एक पृथक इकाई की स्थापना करना। इस फ्री सेंटर की प्रथम बैठक 2 नवंबर 1941 को हुई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। सुभाष चंद्र बोस इस संस्था के अध्यक्ष होंगे व उन्हें भविष्य में नेताजी के नाम से पुकारा जाएगा। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन नामक गीत को स्वीकार किया गया। रोमन लिपि में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग किया जाएगा। इसी बीच जापान ने सिंगापुर पर अधिकार करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद को गंभीर आघात पहुंचाया। इसमें हजारों भारतीय सैनिकों को जापान द्वारा बंदी बना लिया गया। अतः सुभाष चंद्र बोस ने तत्काल जापान के लिए प्रस्थान किया। टोक्यो सम्मेलन इसके बाद हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रथम एवं द्वितीय दशक के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस भारत से भागकर जापान में जाकर बस गए थे तथा वहीं रहते हुए भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करते थे। उन्हीं के प्रयत्नों से 28 मार्च से 30 मार्च 1942 तक टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित किए गए। इस सम्मेलन में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक सेना को संगठित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। इस सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि जून 1942 में बैंकॉक, थाईलैंड में पुनः एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। बैंकॉक सम्मेलन 23 जून 1942 को बैंकॉक का सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में एशिया के विभिन्न देशों बर्मा, मलाया, चीन, जापान, थाईलैंड, हांगकांग, फिलीपींस आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की। इस सम्मेलन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के लिए कुछ सुझाव एवं सिद्धांत निर्धारित किए, जिनमें प्रमुख अग्रवत थे एकता, विश्वास तथा त्याग। इस लीग का नारा होगा भारत अविभाज्य है, लीग का प्रत्येक कार्य धर्मनिरपेक्ष होगा। धन्यवाद। अब इसके बाद देखिए कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए एक एक
सीढ़ी को पार करते हुए देश से निकलकर विदेशों में अपना डंका बजाया और जर्मनी इटली के मंत्रियों ने सुभाष चंद्र बोस के विचारों को किस तरह से प्रशंसा की, अभी मैंने आपको बताया। अब हम इस अगले वीडियो में देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस प्रकार से हुआ। धन्यवाद।